हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर में, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी एंड अदर सोर्सेज से ली गई न्यूज़ को होलिस्टिकली एनालाइज किया जाएगा आपके प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू को ध्यान में रखते हुए। ये लेक्चर आपके यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए उपयोगी साबित होगा। लेक्चर से रिलेटेड वैल्यू एडिशन के पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। वहाँ जाना है, ज्वाइन करना है चैनल डेली करंट अफेयर की पीडीएफ्स के लिए। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर भी एक मोटिवेशनल कोट से। सॉक्रेट्स कहते हैं द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग, यानी कि आपको खुद की लाइफ को, खुद की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को क्या करना है, एक्सप्लोर करना है। राइट, आपको पता हो कि आपकी खूबियाँ क्या हैं और कमज़ोरियाँ क्या है, इस प्रिपरेशन में भी और अपनी लाइफ में भी। ठीक है, मैं महिमा मिश्रा प्रेजेंट करती हूँ आज का इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस। इंडेक्स देखते हैं क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पीटर मैग्यूबेन। ये एक फोटोग्राफर थे जिन्होंने फोटोग्राफी से क्या किया, अपार्थाइड के अगेंस्ट स्ट्रगल किया था, ठीक है, प्रोटेस्ट किया था। तो इनका निधन होता है, पूछा जा सकता है आपके यूपी पीसीएस आरओ एआरओ एग्ज़ाम में। नेक्स्ट देखेंगे गैंगस्टर गोल्डी, जो ये सिद्धू मूसेवाला की गैंग से जुड़े थे एंड उनके जो अपराधी थे, ठीक है, उन्हें गैंगस्टर यानी कि आतंकवादी अंडर अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज़ एक्ट के तहत एक आतंकवादी घोषित किया गया है। ठीक है, ये एक्ट हमारे लिए पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। वोटिंग विद योर वीज़ाज, यहाँ पे माइग्रेशन एंड ब्रेन ड्रेन जो हो रहा है, ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है कि कैसे हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं वो बाहर की कंट्रीज़ में जाके सर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी कंट्री का लॉस है वैसे। तो ये वाला एडिटोरियल भी आपके जीएस पेपर 2 के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे गवर्नमेंट प्लान्स टू एंड फ्री मूवमेंट रेजिम, यानी कि म्यांमार के साथ हमारा फ्री मूवमेंट रेजिम था, उसे एंड करने की बात यहाँ पे कही जा रही है, क्योंकि इलीगल माइग्रेशन वहाँ से होती है, इंसर्जेंट्स को म्यांमार में शरण मिलती है। ठीक है, इसके लिए फ्री मूवमेंट रेजिम को हटाने की बात कही जा रही है। ये पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। इसी के तहत एक्ट ईस्ट पॉलिसी का भी जिक्र किया गया है और इसी से रिलेटेड है लुक ईस्ट पॉलिसी, जो आपके जीएस पेपर 2 आईआर सेक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ से। गवर्नमेंट रेडी विद रूल्स फॉर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सेट टू बी नोटिफाइड बिफोर लोकसभा पोल्स अनाउंसमेंट। जो एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था 2019 को, ठीक है, दिसंबर 2019 को पास किया गया था लोकसभा में। अब कहा जा रहा है कि ये जो लोकसभा पोल्स होने वाले हैं ना 2024 में, उससे पहले सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के जो रूल्स हैं वो नोटिफाई कर दिए जाएंगे। ठीक है, रूल्स फॉर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बिल 2019 ये नोटिफाई किया जाएगा। इस एक्ट के तहत क्या है, ये फिर से न्यूज़ में है तो पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, या आपने ये पहले पढ़ लिया है तो आज रिवीजन करना इम्पॉर्टेंट है। द बिल विद साउथ टू फास्ट ट्रैक इंडियन सिटीजनशिप, यानी कि इंडियन सिटीजनशिप देनी है उन माइग्रेंट्स को जो हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते हैं, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज एंड क्रिश्चियंस। ठीक है, मुस्लिम के अलावा जो भी अलग अलग धर्मों से बिलोंग करते हैं, जो 3 कंट्रीज से हैं, स्पेशली पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान एंड बांग्लादेश। ठीक है, इन कंट्रीज से आने वाले नॉन मुस्लिम माइग्रेंट्स को इंडियन सिटीजनशिप दी जाएगी। ठीक है, ये इस एक्ट के तहत था। ये ध्यान रखना है कौन कौन है, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन्स, पारसीज एंड क्रिश्चियंस, जिन्होंने एंटर किया है बिफोर 31 दिसंबर 2014। ठीक है, जिन्होंने इस डेट से पहले एंटर किया है उन्हें सिटीजनशिप मिलेगी, जो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश कंट्रीज से आ रहे हैं। इट exempts द मेंबर ऑफ 6 कम्युनिटीज़ फ्रॉम एनी क्रिमिनल केस, ठीक है, अंडर फॉरेनर्स एक्ट 1946 एंड पासपोर्ट एक्ट 1920। उनके खिलाफ जो भी क्रिमिनल केस है उससे एग्जेम्प्ट करता है। ठीक है, सिटीजनशिप एक्ट किसके, कुछ फॉरेनर्स एक्ट है एंड पासपोर्ट एक्ट है। उसके तहत क्या होगा, जो उनके क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं
उसे एग्जेम्प्ट किया जाएगा। ठीक है, द टू एक्ट स्पेसिफाई पनिशमेंट फॉर एंटरिंग कंट्री इलीगली एंड स्टेइंग हेयर ऑन एक्सपायर्ड वीज़ाज एंड परमिट्स। यानी कि जो वो मैंने जो भी एक्ट बताया ना, फॉरेनर्स एक्ट और पासपोर्ट एक्ट, उसके तहत क्या था कि जो भी इलीगली कंट्री में एंटर कर रहा है और जिसका एक्सपायर हो गया है वीज़ा, जो विदाउट परमिट यहाँ पे एंटर कर रहा है, रह रहा है, उसके खिलाफ एक स्पेसिफिक पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड है। राइट अब यहाँ पे एग्जेम्प्ट किया गया है कि जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी से आएंगे उन्हें हमारी कंट्री में शरण दी जाएगी, यहाँ की सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाएगी जो 31 दिसंबर 2014 से पहले आया होगा। अब कंसर्न्स आपको इसका प्रोटेस्ट तो पता ही है, वो शाहीन बाग, राइट। प्रोटेस्ट पूरे कंट्री वाइड प्रोटेस्ट इस एक्ट ने झेला है। अब कुछ कंसर्न्स बताए जा रहे हैं इससे रिलेटेड कि ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट कर रहा है। राइट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मुस्लिम को यहाँ पे एग्जेम्प्ट किया जा रहा है कि नॉन मुस्लिम कम्युनिटी से लोग आएंगे। ठीक है, तो जब नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन ये बेनिफिट करेगा नॉन मुस्लिम को, excluded from proposed citizens register, while excluded Muslim will have to prove their citizenship। ठीक है, जो एक्सक्लूडेड मुस्लिम्स हैं उन्हें उनकी सिटीजनशिप प्रूव करनी पड़ेगी, उन्हें ये बताना पड़ेगा कि वो भारत के ही हैं, अगर भारत की नहीं है तो वो अपने देश वापस जाएं। इश्यूज इन द नॉर्थ ईस्ट। अब आसाम एकॉर्ड के तहत क्या हुआ था, एक आसाम एकॉर्ड हुआ था 1985 में। ठीक है, जिसमें आसाम की ऑर्गेनाइजेशन ने एंड सरकार के बीच में यह एकॉर्ड किया गया था कि जितने भी इलीगल माइग्रेशन होती है, ठीक है, वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, कोई भी अगर इलीगल माइग्रेशन होती है तो उन्हें वापस भेजा जाएगा। ठीक है, अगर 25 मार्च 1971 से के बाद अगर कोई भी इलीगल माइग्रेशन होती है तो। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नॉन मुस्लिम्स को एंटर होने दिया जा रहा है एंड मुस्लिम्स को बाहर रखा जा रहा है। ठीक है, तो ये आसाम एकॉर्ड के भी खिलाफ जाता है। आसाम एकॉर्ड ये क्यों लेके आए, नॉर्थ ईस्ट में ना ज़्यादातर ट्राइब्स रहते हैं। ठीक है, ट्राइबल एरिया है, वहाँ की काफ़ी डिफरेंट इथनिसिटी है। मणिपुर वाला आप सबको पता ही होगा। ठीक है, वहाँ पे कोकी एंड मैती के बीच में वो कैसे कॉन्फ्लिक्ट हुआ। ठीक है, दो डिफरेंट इथनिसिटी है ये। राइट अब वहाँ पे जो इथनिसिटी इतनी डिफरेंट है, वहाँ का कल्चर इतना डिफरेंट है, तब जब इलीगल माइग्रेशन होती है ना फ्रॉम आउटसाइडर्स, जैसे कि जो आउटसाइडर्स हैं जो अगर वो एंटर करेंगे इनके राज्य में, यानी कि आसाम वगैरह के जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं वहाँ पे एंटर करेंगे या इनके एरिया में एंटर करेंगे तो इनके कल्चर को इफेक्ट पड़ेगा। राइट वहाँ पे इकोनॉमिक क्रंच आ जाएगा। इकोनॉमिक क्रंच जैसे कि जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं वो ले लिए जाएंगे जो आउटसाइडर्स आ रहे हैं उनके द्वारा। ठीक है, तो जो वहाँ के नेटिव्स हैं वहाँ को मतलब वहाँ पे उन्हें चीज़ें नहीं मिलेंगी। राइट तो रिसोर्स क्रंच वगैरह की वजह से क्या किया गया, आसाम एकॉर्ड साइन किया गया और कहा गया कि जितनी भी इलीगल माइग्रेशन होती है 25 मार्च 1971 के बाद वो उन्हें वापस भेज दिया जाएगा। अगेंस्ट फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है। यहाँ पे सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल को हार्म हो रहा है। राइट ये एक पर्टिकुलर टारगेट को, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट कर रहा है, जिस वजह से यहाँ पे आर्टिकल 14 का भी उल्लंघन बताया जा रहा है। डिस्क्रिमिनेटरी है नेचर में, जैसे कि नॉन मुस्लिम्स आ सकते हैं ये 3 कंट्रीज से, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान एंड बांग्लादेश। तो तमिल्स फ्रॉम श्रीलंका, हिंदू रोहिंग्या फ्रॉम म्यांमार, इन्हें एक्ट में कवर नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये डिस्क्रिमिनेटरी है। हैम्परिंग बायलैटरल टाइज जैसे कि जो माइनॉरिटी हैं दूसरी कंट्रीज़ में, जैसे कि पाकिस्तान में हिंदू माइनॉरिटीज़ है। राइट नॉन मुस्लिम वहाँ पे माइनॉरिटी हैं। अब उनके साथ क्या इंडिया ऐसा कह रहा है कि वहाँ पे क्या हो रहा है कि एट्रोसिटीज़ हो रही हैं। ठीक है, माइनॉरिटी के साथ एट्रोसिटीज़ हो रही है। पाकिस्तान करे तो ये बात समझ में आती है। राइट तो पाकिस्तान में तो ये हाल सच में है कि वहाँ पे माइनॉरिटीज़ आर नॉट सेफ।
ठीक है, तो ये पाकिस्तान पे लांछन लगाने वाली बात हो जाएगी। पाकिस्तान को लगेगा कि हम पे लांछन लगाया जा रहा है, बांग्लादेश अफ़गानिस्तान को लगेगा कि हम पे लांछन लगाया जा रहा है कि हम अपनी माइनॉरिटीज़ को सेफ नहीं रखते। ठीक है, तो ये कंट्रीज़ के बीच में ना एक कॉन्फ्लिक्ट सा क्रिएट करेगा, जो बायलैटरल टाइज़ है ना उन्हें हैम्पर करेगा। ठीक है, वे फॉरवर्ड ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो जो पॉइंट्स आपको बिल्कुल अनबायस्ड होकर आपको पॉइंट्स प्रेजेंट करने हैं इंटरव्यू में, आपको इसकी पॉजिटिव साइड भी बतानी है, नेगेटिव साइड भी बतानी है। ठीक है, एक वे फॉरवर्ड के साथ आपको प्रेजेंट करना है कि इंडिया हैज़ बीन अ रिच सिविलाइजेशन, देयरफॉर इट इज़ अ नोबल एफर्ट टू प्रोटेक्ट दोज हु आर प्रोसिक्यूटेड इन इट्स नेबरहुड। राइट, इंडिया की एक बहुत ही एक रिच सभ्यता है, सिविलाइजेशन है, तो ये इंडिया का दायित्व बनता है कि उन लोगों के साथ जिनके साथ नेबरहुड में एट्रोसिटीज़ हो रही हैं, जो प्रोसिक्यूट किए जा रहे हैं, मतलब उन्हें क्या दे, शरण दें, उनके लिए कुछ अच्छा करें। ठीक है, बट ये हम जो भी करें वो कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट से मैच करना चाहिए। एमएचए शुड नोटिफाई CAA rules with utmost transparency and clear the apprehensions associated with the Citizenship Amendment Act. राइट, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है वो क्लियरली नोटिफाई करे कि इसके पीछे का इंटेंशन क्या है, इससे आने वाले सालों में क्या फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट देखेंगे, ये आपके UPPCS RO ARO एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। पीटर मैग्यूबेन हु फाउट अपार्थाइड with his camera dies at 91। ठीक है, इन्होंने की ये वाली पिक्चर आपको दिख रही होगी, यहाँ पे देखिए, यूरोपियंस ओनली। राइट, एक वाइट बच्ची है, एक ब्लैक बच्चा है। तो इन्होंने फोटोग्राफ के माध्यम से इन्होंने क्या किया, अपार्थाइड के अगेंस्ट, अपार्थाइड पॉलिसी आप सबको पता है, अपार्थाइड जो मतलब साउथ अफ्रीका में था, कि क्या होगा कि जो कॉलोनीज़ हैं ब्लैक लोगों की, उनके साथ एट्रोसिटीज़ भी होती थी, उनकी कॉलोनीज़ बिल्कुल अलग रहती थी, और काफ़ी सारे एरियाज़ में, बहुत सारे एरियाज़ में डिस्क्रिमिनेशन होता था। ठीक है, यहीं पे इंडिया में भी उन्होंने ऐसा ही कुछ किया था, वो याद है ना, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, ऐसा ही उन्होंने वहाँ पे अपार्थाइड की पॉलिसी में ऐसा ही जो ब्लैक पीपल हैं उनके साथ एट्रोसिटीज़ की, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया। ठीक है, तो उनसे लड़े थे ये पीटर मैग्यूबेन, ये पूछा जा सकता है आपके UPPCS RO ARO एग्ज़ाम में। नेक्स्ट देखेंगे, डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, गैंगस्टर गोल्डी को अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के तहत एक टेररिस्ट यानी कि एक आतंकवादी घोषित किया गया है। ठीक है, ये सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के पीछे इनका हाथ था। UAPA यानी कि अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज़ एक्ट के तहत टेरर को या मतलब आतंक को या आतंकवादी को डिफ़ाइन नहीं किया गया है, बट जो आतंकवादी क्रियाएं होती हैं, ठीक है, जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसे डिफ़ाइन किया गया है। वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो हमारी कंट्री की यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी को थ्रेटन करती है, या कुछ ऐसा करती है जो थ्रेटन करने का इंटेंशन है, राइट, उसे हम टेरर एक्टिविटीज़ बोलेंगे। 2019 का जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, ये भी मैं आपको काफ़ी बार कवर करवा चुकी हूँ। ठीक है, 2019 में जो इसमें अमेंडमेंट हुआ था, जो इसमें चेंजेस आए थे, उसके तहत क्या कहा गया कि इंडिविजुअल्स को भी हम टेररिस्ट घोषित कर सकते हैं। ठीक है, सेंटर में डेजिग्नेट एन इंडिविजुअल टेररिस्ट थ्रू अ नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। ठीक है, ऑफिशियल गैजेट के थ्रू नोटिफाई किया जाएगा कि ये टेररिस्ट घोषित कर दिया गया है। कौन सा शेड्यूल होगा? 4th। ठीक है, 4th शेड्यूल होगा, ये बात ध्यान रखनी है। इन लाइन विद द लीगल प्रिजम्पशन ऑफ एन इंडिविजुअल बीइंग इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, an individual who is convicted in a terror case is legally referred to as a terrorist। ठीक है, यानी कि जो बिल्कुल इंडिविजुअली टेरर केस में इन्वॉल्व है उसे क्या बोलेंगे? टेररिस्ट घोषित करेंगे, क्योंकि इसमें क्या माना जा रहा है? इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, यानी कि जब तक जो
क्रिमिनल केस है, जब तक वो उजागर नहीं हो जाता कि हाँ इसी ने किया है, जब तक वो प्रूफ नहीं हो जाता तब तक वो इनोसेंट माना जाएगा। ठीक है। अब जिन पे शक है, यानी कि जो सस्पेक्टेड हैं कि हाँ ये इस केस में इन्वॉल्व ये हो सकता है, उन्हें एक टेरर एक्यूज्ड माना जाएगा, आरोपी माना जाएगा। ठीक है। अमेंडमेंट ऑल्सो गिव सेंटर द पावर टू रिमूव अ नेम फ्रॉम द शेड्यूल, यानी कि जो 4th शेड्यूल है ना, उसके तहत टेररिस्ट कोड, मतलब टेररिस्ट जो इंडिविजुअल टेररिस्ट है उनके नाम लिखे जा रहे हैं, राइट। तो सेंटर के पास ये भी पावर है कि वो रिमूव कर सके अगर जो इंडिविजुअल है जिसे आतंकी घोषित किया गया है, अगर वो एप्लीकेशन देता है। तो अगर एप्लीकेशन उसकी रिजेक्ट हो जाती है सरकार की तरफ से, तो उसके पास ये अधिकार है टू सीक अ रिव्यू विद इन 1 मंथ। ठीक है। फिर एक रिव्यू कमेटी एक बैठाई जाएगी जो रिव्यू करेगी कि क्या ये सही ऑर्डर दिया गया है इसे आतंकी घोषित करने का। कमेटी में कौन होंगे? चेयरपर्सन होंगे, अ रिटायर्ड और सिटिंग जज ऑफ अ हाई कोर्ट एंड 3 अदर मेंबर्स। ठीक है। ये रिव्यू कमेटी क्या एम्पावर्ड है, क्या करने के लिए एम्पावर्ड है? ये डिलीट कर सकती है उस इंडिविजुअल का नाम फ्रॉम जो आतंकवादी की जो लिस्ट है ना, वहाँ से डिलीट कर सकती है अगर उसे मिला कि ये जो ऑर्डर दिया गया है वो फ्लॉड है, वो गलत है। ठीक है। यूएपीए एक्ट के बारे में भी पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। यूएपीए एक्ट पास किया गया था इन 1967। इसका एम क्या था? इफ़ेक्टिव प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज़। अनलॉफुल जो कानून के विरुद्ध कार्य हो रहे हैं देश में, उसे प्रिवेंट करना है। ठीक है। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो किसी इंडिविजुअल और एसोसिएशन के द्वारा की जाती हैं जो इंडिया की सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी एंड सोवेनिटी को हार्म करता है। ठीक है। इसमें हाईएस्ट पनिशमेंट्स कौन सी हैं? डेथ पेनल्टी है एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। इसमें इंडियन एंड फॉरेन नेशनल्स दोनों को चार्ज किया जा सकता है अगर वो इंडिया के खिलाफ ऐसा काम करते हैं। ठीक है। फॉरेन नेशनल्स इसमें कौन होंगे? खालिस्तानी। ठीक है। जैसे कि खालिस्तानी है फॉर एग्जांपल कि वो एंटी इंडियन एक्टिविटीज़ कर रहे हैं एब्रॉड, राइट। उनके पास सिटीजनशिप भले ही कनाडा की हो, बट उन्हें चार्ज किया जा सकेगा अंडर दिस एक्ट। 2004 अमेंडमेंट में क्या किया गया? जो आतंकवादी एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें इंक्लूड किया गया, जिसके तहत 34 ऑर्गेनाइजेशंस को बैन किया गया। 2019 के अगस्त में पार्लियामेंट ने बिल पास किया कि हम इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर इंसान को भी घोषित कर सकते हैं एज आतंकी। एक्ट एम्पावर्स डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी टू ग्रांट अप्रूवल ऑफ सीजो और अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि जो प्रॉपर्टी होगी उसे सीज कर लिया जाएगा, उसे अटैच कर लिया जाएगा सरकार की तरफ से। ठीक है। प्रॉपर्टी किसकी? यहाँ पे टेररिस्ट की प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखेंगे, वोटिंग विद देयर वीज़ास। ये दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 2 में इंडियन डियास्पोरा है ना, यस, तो वहाँ के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। देयर इज़ अ सेंस दैट ओनली दोज हु पे और वेल कनेक्टेड गेट गवर्नमेंट जॉब। ठीक है। Lamented a man from Mahasena speaking the journalist tracking the recent news of flight of 303 Indians to निकारागुआ। ठीक है। निकारागुआ में जो 303 इंडियंस अभी गए हैं रीसेंट केस में, तो उसके तहत जब जर्नलिस्ट ने लोगों से पूछा तो लोगों ने कहा कि जो वेल कनेक्टेड होते हैं या जिनके सोर्स होते हैं या जिनके पास पैसा होता है, सिर्फ उन्हें जॉब मिलती है, तो लोग इधर उधर जाएंगे ही। सो इट इज़ बेटर टू बी इन सम मीनियल जॉब। ठीक है। यहाँ पे जो प्राइवेट जॉब्स हैं वो उतनी वेल पेइंग नहीं है, इसीलिए तो मीनियल जॉब्स कनाडा और यूएसए की ठीक होगी। देन स्टे हेयर इन इंडिया एंड स्ट्रगल फॉर एवर। इफ़ डेस्परेट सिटीजन्स आर जंपिंग शिप एंड बियरिंग ऑर्डर्स, यानी कि अगर वो लोग इलीगल माइग्रेशन, गुजरात वगैरह से काफ़ी इलीगल माइग्रेशन होती है, राइट। तो यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि जो डेस्परेट इंडियंस हैं, डेस्परेट इंडियंस वो इंडियंस हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। ठीक है। अब वो लोग जा रहे हैं, तो कौन जा रहे हैं? कंट्री के वेल्दी लोग भी जा रहे हैं, सो कॉल्ड हायर वर्थ इंडिविजुअल्स।
आर बाइंग गोल्डन वीज़ाज टू सेटल ओवरसीज़। ठीक है, ओवरसीज़ जो बाहर की कंट्रीज़ में ना सेटल होने चले जा रहे हैं, स्पेशली यूएसए एंड कनाडा वगैरह की कंट्रीज़ में। मॉर्गन स्टैनली ने एस्टिमेट किया है, ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इंडियन डायस्पोरा से रिलेटेड कुछ या फिर माइग्रेशन से रिलेटेड कुछ आता है जीएस पेपर 3 में या इंटरव्यू में, तो आप ये मेंशन करेंगे कि मॉर्गन स्टैनली के हिसाब से 2014 एंड 28 में 23,000 इंडियन मिलियनियर्स ने मूव किया है आउट ऑफ इंडिया। The out-migration for poor and professionals and wealthy has increased। ठीक है, यानी कि पिछले 10 सालों में ये इंक्रीज़ हुआ है। पुअर, एक तो जो वहाँ पे लेबर बन के जाते हैं, जो बिल्कुल मेनियल काम करते हैं वहाँ पे। प्रोफेशनल जैसे कि सॉफ्टवेयर कंपनीज़ में डॉक्टर्स हो गए एंड हेल्थ प्रोफेशनल्स हो गए, ठीक है, वो लोग जाते हैं एंड वेल्दी लोग भी जा रहे हैं। ठीक है, ये काफ़ी अब इंक्रीज़ हुआ है। नोवेलिस्ट एंड हिस्टोरियंस ने इंडेंचर्ड लेबर की बात कही थी पहले कि फॉल्स प्रॉमिस ऑफ अ बेटर लाइफ, यानी कि एक फॉल्स प्रॉमिस दे दिया जाता है कि आपको दूसरे देश में हम एक बेटर लाइफ देंगे, बट वहाँ पे स्लेवरी जैसी प्रॉब्लम्स में वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, वो उस टाइम पे ब्रिटिश इंडिया था। देन कम द 1970s एंड 1980s when Indian labor was once against lured away with the promise of employment and high income। ठीक है, अब वो हाई इनकम वगैरह से हाई एम्प्लॉयमेंट का झांसा देकर या कह सकते हैं इनकरेज करके इस चीज़ के लिए उन्हें इनह्यूमन कंडीशन में रखा जाता है। वो अपने आप को कभी कभी इनह्यूमन कंडीशंस में पाते हैं इन नॉन डेमोक्रेटिक फ्यूडल किंगडम्स ऑफ वेस्ट एशिया। विद ओवर 20 लाख इंडियंस माइग्रेटिंग, ये वाला डाटा भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, लिख लेना है आपको, जहाँ पे भी इसका यूटिलाइजेशन दिखे कि हाँ ये वाला डाटा यहाँ पे यूटिलाइज किया जा सकता है, वो आप मेंशन करिए। विद ओवर 20 लाख इंडियंस माइग्रेटिंग ओवरसीज एवरी ईयर, यानी कि हर साल 20 लाख इंडियंस क्या करते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं दूसरी कंट्रीज़ में। तो इंडियन डायस्पोरा अब क्या है, 30 मिलियन हो गई है बाहर की कंट्रीज़ में, जो पहले से भी रह रहे हैं और मतलब जो इंडियन ओरिजिन है और जो अब माइग्रेट कर रहे हैं, वो कुल मिलाकर 30 मिलियन हो गई है। मैनी इन गवर्नमेंट टेक द व्यू, जैसे कि ब्रेन बैंक क्लेम किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कि जो ओवरसीज़ में अपने रह रहे लोग हैं वो एक ब्रेन बैंक है। ब्रेन बैंक क्या होगा कि वहाँ पे वो अपना ब्रेन दे रहे हैं, यहाँ पे अपना बैंक दे रहे हैं। ठीक है, उनके फैमिलीज़ तो यहाँ पे रिसाइड करती हैं ज़्यादातर। ठीक है, मेन लोग हैं वो बाहर चले जाते हैं, उनकी फैमिलीज़, उनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और जो बीवी बच्चे हैं वो यहाँ पे रह जाते हैं। उन्हें रेमिटेंसेस देते हैं वो यहाँ पे। रेमिटेंसेस देते हैं, इसका मतलब वो कंट्री की डेवलपमेंट में यूज़ हो रहा है। ठीक है, अपने बच्चे के लिए अगर वो पढ़ाई के लिए पैसा देंगे तो उनका बच्चा क्या ह्यूमन कैपिटल बनेगा आगे जाके, वो इंडिया का क्या है, डेमोग्राफिक डिविडेंड देगा वो। ठीक है, एक पोटेंशियल डेमोग्राफिक डिविडेंड है। तो यहाँ पे पीएम नरेंद्र मोदी ने बोला था कि वो एक ब्रेन बैंक की तरह है कि ब्रेन वहाँ पे, बैंक यहाँ पे। ठीक है, जो रेमिटेंसेस है वो भी काफ़ी इंक्रीज़ हुई है। $125 बिलियन लास्ट ईयर। ठीक है, यानी कि पिछले साल में $125 बिलियन आए हैं। ठीक है, इंडिया में। तो जो ब्रेन इनफ्लोज नहीं हो रहा है उतना, यानी कि ब्रेन आउटफ्लो हो रहा है जितना, या ब्रेन बैंक हम पे जितना आ रहा है, जितना पैसा हम पे आ रहा है, वो मैच नहीं कर रहा है ब्रेन इनफ्लोज से। ब्रेन इनफ्लोज का मतलब है हमारे कंट्री में कितना ब्रेन आ रहा है, राइट, उससे मैच नहीं कर रहा है। तो ये जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि रेमिटेंसेस मिल रहे हैं। ठीक है, हमारी कंट्री में ब्रेन्स का रहना ज़रूरी है, मतलब ब्रेन्स का मतलब दिमाग का रहना ज़रूरी नहीं है, जो मतलब जो प्रोफेशनल्स होंगे, ठीक है, जो टैलेंटेड पर्सन है, उनका इंडिया में रहना ज़रूरी है। ठीक है, इफ़ इनहॉस्पिटेबल कंडीशंस एट होम एनकरेज पुअर पीपल, मिडिल क्लास इंडियंस टू माइग्रेट, फियर ऑफ हैरेसमेंट बाय गवर्नमेंट एजेंसीज, उन्हें जो वेल्दी इंडियंस हैं उन्हें जाने पे मजबूर कर देती है, उन्हें बाहर के देशों में जाने पे मजबूर कर देती है।
ठीक है, जो गवर्नमेंट की तरफ से हैरेसमेंट होती है स्पेशली रिलेटेड टू टैक्स, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है। ठीक है, तो ऑथर यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें ये चीज़ें भी इम्प्रूव करनी होंगी, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाना होगा, और जो टैक्स ऑफिशियल्स की तरफ से जो हैरेसमेंट होता है, ठीक है, उसे भी बहुत कम करना है, उसे बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, ताकि वो अपनी कंट्री में जो वेल्दी पर्सन है वो अपनी कंट्री में सेफ फील करें। अभी पीएम मोदी ने बोला था मैरी इन इंडिया, राइट, जैसे कि मेक इन इंडिया है वैसे मैरी इन इंडिया। जो वेल्दी पर्सन है वो क्या है, वो बाहर के देशों में जाके शादी कर रहे हैं। तो पीएम मोदी ने इसीलिए बोला कि आप इंडिया में शादी कीजिए, यहाँ के इकोनॉमिक रिसोर्स का यूटिलाइज करके यहाँ पे इकोनॉमिकली अपनी कंट्री को और बढ़ावा दिया जा सकेगा। While the government is now discovering in the light growing activism of religious extremists, खालिस्तानी का इश्यू आपको पता ही है, रिलीजियस मतलब एक्सट्रीमिस्ट वहाँ पे बढ़ता ही जा रहा है ओवरसीज़ में। फिर ये हम जितना इसे एसेट समझ रहे हैं ना, वो इतनी एक लेवलिटी भी है। ठीक है, कि अगर रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट वो लोग बन गए तो वो इंडिया के ही खिलाफ काम करेंगे। Diaspora as much of a liability as an asset. Families that have children overseas are beginning to bear the burden of their absence, investing in old age home. यहाँ पे ऑथर क्या कह रहे हैं कि उन फैमिलीज़ जिनके बच्चे बाहर रहते हैं, बाहर पढ़ते हैं, वो यहाँ पे ओल्ड एज में अपना सहारा ढूंढते हैं। ठीक है, तो ये आपके जीएस पेपर 2 एंड इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे गवर्नमेंट प्लान्स टू एंड जो फ्री मूवमेंट रेजिम, ये एक ही न्यूज़ है, मैंने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है एक अच्छी विजिबिलिटी के लिए। ठीक है, यहाँ पे फ्री मूवमेंट रेजिम जो म्यांमार के साथ हमारी एक डील हुई थी, हम उसे यहाँ पे अब कैंसिल करने की सोच रहे हैं। ठीक है, सरकार सोच रही है ऐसा। Free movement regime which allows people to residing on either side of the Indian-Myanmar border to venture 16 किलोमीटर। अब आपको पता ही है जो म्यांमार बॉर्डर काफ़ी क्या है, पोरस है। पोरस का मतलब क्या होता है, काफ़ी छिछला है। छिछला का मतलब है लोग यहाँ से वहाँ जा सकते हैं, वहाँ पे जो 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 मतलब टेरेन है, काफ़ी फॉरेस्टेड एरियाज़ हैं वहाँ पे, राइट। तो यहाँ से लोग वहाँ जो ट्राइबल एरियाज़ भी हैं वहाँ पे उनके कुछ कल्चरल लिंक्स हैं, कुछ एंसेस्ट्रल लिंक्स हैं, राइट। उसके तहत ये 2018 में फ्री मूवमेंट रेजिम को लेके आया गया था ताकि उनकी मूवमेंट स्मूथ हो सके, दोनों कंट्रीज़ के बीच में रिलेशंस बेटर हो सके। बट उसका अब मिसयूज़ किया जा रहा है। जो इंसर्जेंट्स हैं वो फ्री मूवमेंट रेजिम का फ़ायदा उठा के म्यांमार में शरण ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या था कि विदाउट वीज़ा जा सकते हैं वो लोग, ये अब एंड होने वाला है। ठीक है, सेंटर हैज़ डिसाइडेड टू, ये आपके जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जिसमें आप जब इंडिया म्यांमार बॉर्डर से रिलेटेड जब आप चैलेंजेस देखेंगे तो उसमें आप ये चीज़ लिखेंगे कि अब इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, इंडियन म्यांमार बॉर्डर पे भी एक स्मार्ट फेंसिंग को लगाने की बात सोच रही है। ठीक है, स्टार्ट द टेंडरिंग फॉर एन एडवांस स्मार्ट फेंसिंग सिस्टम फॉर द एंटायर इंडियन म्यांमार बॉर्डर। स्मार्ट फेंसिंग सिस्टम यानी कि कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को लगा के वहाँ से जो इलीगल इमिग्रेशन हो रही है उससे टैकल किया जा सकता है। ठीक है, कौन कहाँ पे छुपा है, रडार्स को लगाना, लेज़र बीम्स को लगाना, वहाँ पे ये चीज़ें पता लगाई जा सकती हैं। ठीक है, अब वो वहाँ से जो भी आ रहा है उसे वीज़ा लेने की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा सोर्स कहता है। द आइडिया इज़ टू नॉट ओनली टू स्टॉप द मिसयूज़ ऑफ एफएमआर, यानी कि सिर्फ एफएमआर को यहाँ पे रोकना, मतलब मिसयूज़ जो हो रहा है उसे रोकना ही नहीं है, बल्कि जो इलीगल वहाँ पे स्मगलिंग की जाती है, इलीगल माइग्रेंट्स आ रहे हैं, ड्रग्स आ रहे हैं, गोल्ड की स्मगलिंग की जा रही है, वो चीज़ भी रोकना इसका मकसद है। इंडिया और म्यांमार का बॉर्डर कितना है, 1643 किलोमीटर। कौन कौन से स्टेट्स हैं, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। ये याद रखना है क्योंकि न्यूज़ में है, यूपीपीएससी के आरओ में पूछा जा सकता है कि कौन कौन से स्टेट्स हैं जो म्यांमार के साथ बॉर्डर
शेयर करते हैं, ठीक है। इसकी मैपिंग भी करनी इम्पॉर्टेंट है। मिज़ोरम, मणिपुर, ये नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। फ्री मूवमेंट रेजिम का मैंने आपको बताया कि वो सिटीज़न हो इंडिया का या म्यांमार का 16 किलोमीटर्स तक जा सकता है। 1 साल की वैलिडिटी रहेगी बॉर्डर पास लेके, ठीक है। विदाउट वीज़ा है बट बॉर्डर पास है, उसकी वैलिडिटी 1 साल तक रहेगी और वो वहाँ पे 2 हफ्तों तक रुक सकता है। ये इम्प्लीमेंट किया गया था 2018 में। नरेंद्र मोदी की पॉलिसी थी एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ठीक है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी को देखना। ये लुक ईस्ट पॉलिसी का एक अपग्रेडेशन है जो नवंबर 2014 में लाया गया। इसका मेन एम क्या है? डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव टू प्रमोट इकोनॉमिक, स्ट्रैटेजिक एंड कल्चरल रिलेशंस विद एशिया पैसिफिक रीजन्स, ठीक है। जो साउथ ईस्ट एशियन पीपल हैं उनके साथ क्या करना है? कनेक्टिविटी, ट्रेड, कल्चर, डिफेंस, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, बायलेटरल, रीजनल, मल्टीलेटरल लेवल पे फोकस करना है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एम है। अगर आता है कुछ एशियन से रिलेटेड आता है या मोदी या मतलब हमारी सरकार की क्या इंगेजमेंट की बात आती है, इंडिया कितना इंगेज है साउथ ईस्ट नेशंस के साथ, तो आप ये कहेंगे, इसका आप जिक्र करेंगे कि लुक ईस्ट पॉलिसी एक्ट ईस्ट पॉलिसी में भी ऐसा कहा गया था कि क्या करना है? इन डिफरेंट एरियाज़ पे फोकस करना है, ठीक है। इसका एम प्रमोट करना है इकोनॉमिक कोऑपरेशन, कल्चरल टाइज एंड डेवलपिंग अ स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप, ठीक है, विद कंट्रीज इन इंडो पैसिफिक रीजन वही साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। देखेंगे लुक ईस्ट पॉलिसी, ये जब स्ट्रैटेजिक पार्टनर था जो यूएसएसआर, उसका जो लॉस हुआ था, ठीक है, उससे रिकवर करने के लिए इंडिया ने क्या किया? लुक ईस्ट पॉलिसी लेके आए कि हमें ईस्ट की तरफ, जो ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं उसकी तरफ भी ध्यान देना है। लॉन्च किया गया था इन 1992, ठीक है। पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट में ये लॉन्च किया गया। ये एक स्ट्रैटेजिक पुश था टू इंडियाज़ एंगेजमेंट विद साउथ ईस्ट एशियन रीजन, ठीक है। काउंटरवेट टू ए स्ट्रैटेजिक इन्फ्लुएंस ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है। चाइना की एंगेजमेंट को काउंटर करने के लिए हम लोग ईस्ट पॉलिसी लेके आए 1992 में। पीवी नरसिम्हा जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे उनके द्वारा ये पॉलिसी लेके आई गई और हमने फिर ईस्टर्न नेशंस पे भी ध्यान देना शुरू किया, ठीक है। ऐसे करते हैं न्यूज़पेपर का एनालिसिस कि आप एक पर्टिकुलर चीज़ आप न्यूज़ पढ़ें, आप उसमें एनालाइज करें डीपली कि ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस एंड इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इसे यूटिलाइज़ किया जा सकता है, कैसे ऐसे में कोई चीज़ लिखी जा सकती है, और वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे सिखाती हूँ, ठीक है। क्योंकि न्यूज़पेपर एनालिसिस तब तक व्यर्थ है जब तक उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन नहीं होगा, जब तक उसके आंसर्स में यूज़ नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए लेक्चर में था बस इतना ही। मिलते हैं कल। लेक्चर से रिलेटेड वैल्यू एडिशन की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। वहाँ जाना है, ज्वाइन करना है चैनल डेली करंट अफेयर की पीडीएफ्स के लिए। ये आपको आज ही नोट कर लेना है। मैंने जितना भी इम्पोर्टेंट बताया है वो नहीं छोड़ना है। यही सब चीज़ें नोट करके ना आपको एक एवरेज एस्पिरेंट से आगे बढ़ना है, ठीक है। आपको आज ही नोट कर लेना है ताकि आपके पास खुद के बनाए हुए नोट्स हो जो एग्ज़ाम के 2 दिन पहले भी रिवाइज किए जा सके, ठीक है। पीडीएफ्स के पीछे आपको नहीं भागना है। तो मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।